परछाई एपिसोड 305। अब आगे श्रेया के उस बॉल को पकड़ते ही उस बॉल से हल्के हरे रंग की रोशनी निकलनी शुरू हो जाती है। ये देखकर विराज और रेयांश हैरान रह जाते हैं। श्रेया अपने बेड पर बिल्कुल आराम से सो रही थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। धीरे धीरे उस बॉल की हरी रोशनी तेज होती जा रही थी। रोशनी तेज होने के साथ साथ विराज और रेयांश को उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा का एहसास हो रहा था। वो दोनों अब और भी हैरान होते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया इतनी ज्यादा ऊर्जा को बिना किसी एफर्ट के कैसे कंट्रोल कर सकती है। रेयांश के लिए अब वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। वो उस एनर्जी को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में वो बॉल अपनी पूरी ऊर्जा को जागृत कर लेता है। ये देखकर विराज को श्रेया की फिक्र होने लगती है और वो श्रेया के हाथ से उस बॉल को लेने की कोशिश करता है, लेकिन विराज श्रेया के हाथ से उस बॉल को ले नहीं पा रहा था। विराज थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने के बाद श्रेया के हाथ से उस बॉल को ले लेता है। विराज उस बॉल को देखते हुए रेयांश से कहता है, इसकी एनर्जी निकुंज की तरह है। ये सुनकर रेयांश कहता है, इसका मतलब ये लोग उस रात निकुंज के किसी ठिकाने पर गए थे और उन्हें ये सब मिला। विराज हॉ में अपना सर हिला देता है और फिर वो दोनों श्रेया के रूम से बाहर चले जाते हैं। विराज और रेयांश के वहां से जाने के बाद अचानक से श्रेया की आंखें खुल जाती है। इस वक्त श्रेया के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और उसकी आंखों की पुतलियां लाल थी। इधर विराज और रेयांश दूसरे कमरे में आ चुके थे। वो बॉल अब भी विराज के हाथ में थी। विराज को भी उस बॉल को अपने हाथ में ज्यादा देर तक रखने में दिक्कत हो रही थी। उस रूम में आते ही विराज उस बॉल को एक टेबल पर रख देता है। उसके बाद वो अपने हाथ को देखता है जिसमें अब बहुत जलन हो रही थी। विराज का हाथ बिल्कुल लाल हो गया था। ये देखकर रेयांश कहता है, तुम ठीक हो? विराज हाँ में अपना सर हिला देता है। इसके बाद रेयांश उस बॉल को देखते हुए कहता है, अब ये पहले की तरह तो हो गया है, लेकिन इसका क्या करना है? विराज जवाब देता है, ये तो सिर्फ वो जानती है। रेयांश क्यूरियस होकर कहता है, कौन? रेयांश के ऐसा कहते ही उस रूम का दरवाजा खुलता है और अंतरा रूम के अंदर आ जाती है। अंतरा को देखकर रेयांश थोड़ा चौंक जाता है। रेयांश को वहां देखकर अंतरा का भी मूड खराब हो जाता है। अंतरा चलकर विराज के पास आती है और उससे कहती है, इसे यहाँ क्यों बुलाया है? विराज थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, क्या तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो? अंतरा रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, जब तक ये यहाँ है तब तक तो नहीं। अंतरा का जवाब सुनकर रेयांश भी बड़ी सख्ती के साथ कहता है, ठीक है, फिर जाओ यहाँ से। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अंतरा एक सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहती है, अच्छा, फिर तुम इसका क्या करने वाले हो? रेयांश जवाब देता है, उसकी तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। रेयांश के जवाब से अंतरा का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो रेयांश से कुछ कहने ही वाली होती है, तभी विराज कहता है, अगर तुम हमारी मदद नहीं करना चाहती तो ठीक है, लेकिन बाद में मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन दूंगा। इस बार अंतरा विराज को घूरती है और फिर आगे बढ़कर उस डेस्क पर रखे बॉल की तरफ बढ़ जाती है। डेस्क पर वो बॉल रखा हुआ था जिससे हरी रोशनी बाहर आ रही थी। अंतरा उस बॉल के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाती है और बड़े ध्यान से उसे देखने लगती है। अंतरा उसे देखते हुए कहती है, तुमने इसे जागृत कैसे किया? विराज जवाब देता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अंतरा को विराज की बात सुनकर उस पर गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। इस वक्त उसके लिए उसके गुस्से से ज्यादा कुछ और जरूरी था। अंतरा उस बॉल को देखते हुए अपने मन में कहती है, फाइनली मुझे ये जागृत हालत में मिल ही गया। कुछ देर के लिए मुझे इसे इस्तेमाल करना है, लेकिन इन दोनों के सामने मैं ये कैसे करूं? पता नहीं क्यों, लेकिन विराज को इस वक्त अंतरा पर शक हो रहा था। उसका इंट्यूशन कह रहा था कि अंतरा यहाँ उसकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि किसी और वजह से है। विराज अंतरा से कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? विराज की बातों से अंतरा का ध्यान टूटता है। वो उठकर खड़ी हो जाती है और विराज को जवाब देती है, ये वो चीज है जिस तक हम सब कब से पहुंचना चाह रहे थे। विराज कहता है, क्या? रेयांश भी विराज के इस सवाल का जवाब जानना चाहता था। अंतरा आगे कहती है, ये निकुंज का एक यंत्र है। इसमें काली दुनिया के कई राज छुपे हुए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस यंत्र की अपनी एक ऊर्जा है। इसमें बहुत सी शक्तियां हैं जिन्हें संभाल पाना बहुत मुश्किल है। निकुंज ने इसे किसी खास मौके के लिए बनाया था। रेयांश के मुंह से निकल जाता है, कैसा मकसद? ये कहते ही रेयांश को याद आता है कि उसे अंतरा से बात नहीं करनी चाहिए। रेयांश आगे कुछ नहीं कहता। रेयांश का सवाल सुनकर अंतरा कहती है, उसने सोचा था
कि अगर कभी किसी ने उससे उसका शरीर छीन लेगा तब वो इस यंत्र की मदद से एक नया शरीर पा लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। विराज अपना अगला सवाल करता है, ये इस वक्त हमारी क्या मदद कर सकता है? अंतरा कहती है, ये तुम्हारे उस सवाल का जवाब दे सकता है जिसका जवाब तुम कब से ढूंढ रहे हो। विराज कुछ सोचते हुए कहता है, इसका मतलब ये। विराज इतना ही कह पाया था, तभी अंतरा उसकी बात को काटते हुए कहती है, हाँ, इससे तुम्हें उस साए के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। एपिसोड 306। अब आगे। अंतरा का जवाब सुनकर विराज और रेयांश हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर एक साथ कहते हैं, तो जल्दी करो। अंतरा विराज से कहती है, इस बॉल को उठाकर उस टेबल पर रख दो। ये कहते हुए अंतरा काउच के पास रखे एक छोटे से टेबल की तरफ इशारा करती है। विराज हाँ में अपना सर हिलाता है और फिर उस बॉल की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। उस बॉल को छूते ही विराज एक झटके में अपना हाथ पीछे ले लेता है। विराज का चेहरा अब हैरानी से भरा था। ये देखकर रेयांश कहता है, क्या हुआ? इससे पहले विराज कुछ कह पाता अंतरा विराज से कहती है, इसकी ऊर्जा बढ़ती जा रही है। मैं नहीं जानती कि तुमने इसे कैसे जागृत किया है, लेकिन जिसने भी ये किया है वो बहुत ताकतवर है। मेरा मतलब तुमसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर। ये कहते हुए अंतरा की आंखों में कई सवाल थे। वो समझ नहीं पा रही थी कि विराज ने उस यंत्र को जागृत कैसे किया। अंतरा की बातें सुनकर रेयांश और विराज भी सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें भी नहीं पता था कि श्रेया में इतनी शक्तियां कैसे हो सकती है। श्रेया विराज की छोटी बहन थी, लेकिन उसका विराज से ज्यादा पावरफुल होना उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था। विराज एक गहरी सांस लेता है और उस बॉल को पकड़कर अगले ही पल उस डेस्क पर रख देता है। इतना करते हुए विराज के हाथ में बहुत तेज जलन हो रही थी। अंतरा उस टेबल के पास जाकर जमीन पर बैठ जाती है। वो टेबल काफी छोटा था। वो यंत्र अंतरा के ठीक सामने था। अंतरा उस यंत्र को देखते हुए कहती है, यहाँ आकर बैठ जाओ। विराज और रेयांश भी वही जमीन पर बैठ जाते हैं। अब उस टेबल के तीन तरफ विराज, रेयांश और अंतरा बैठे थे। उन तीनों के सामने अब वो बॉल रखा हुआ था, जिससे लगातार हरे रंग की रोशनी बाहर निकल रही थी। रेयांश और अंतरा के लिए उस एनर्जी के पास बैठ पाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन आज उन्हें भी अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, इसलिए वो दोनों उस तकलीफ को सहने के लिए तैयार थे। अंतरा कुछ देर उस बॉल को देखने के बाद अपनी आंखें बंद कर लेती है। आंखें बंद करके अंतरा कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। विराज और रेयांश अंतरा को ही देख रहे थे। इस बार विराज की आंखों में कुछ सवाल थे, लेकिन रेयांश बिल्कुल शांत था। कुछ देर बाद अंतरा अपनी आंखें खोलती है और अपना एक हाथ उस बॉल से थोड़ा ऊपर हवा में रख देती है। इस वक्त अंतरा के उस हाथ से काला धुआं निकल रहा था। उस काले धुएं ने अंतरा की हथेली को घेर लिया था, जैसे वो अंतरा के हाथ को प्रोटेक्ट कर रहा हो। ऐसा करते हुए अंतरा के चेहरे पर दर्द के भाव थे। भले ही उसने कितनी भी कोशिश की हो, लेकिन वो उस यंत्र की ऊर्जा को वो झेल नहीं पा रही थी। फिर भी अंतरा अपना हाथ वहीं रखे हुए मंत्र पढ़ने लगती है। वक्त के साथ अंतरा का हाथ कांपने लगा था। उसका चेहरा लाल हो गया था और पसीने से भीग गया था। अंतरा को देखकर साफ समझ आ रहा था कि अब वो और एक पल उस बॉल के ऊपर अपना हाथ नहीं रख पा रही है। रेयांश और विराज अंतरा को इस तरह स्ट्रगल करते देख रहे थे। अंतरा की नज़र अभी भी उस यंत्र पर बनी हुई थी। विराज काफी देर तक खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन उससे अंतरा की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। विराज अपना हाथ आगे बढ़ाकर कुछ कहने ही वाला था, तभी रेयांश अपना हाथ अंतरा के हाथ पर रख देता है। रेयांश को ऐसा करते देख विराज रुक जाता है और सामने देखने लगता है। अब रेयांश के हाथ से भी वो काला धुआं निकल रहा था और उस धुएं ने अंतरा और रेयांश के हाथ को प्रोटेक्ट करके रखा था। ये देखकर अंतरा भी चौंक जाती है। अब उसके हाथ में हो रही जलन काफी कम हो गई थी। वैसे तो अंतरा रेयांश से मदद नहीं चाहती थी, लेकिन इस वक्त उसके पास और कोई चारा नहीं था। अंतरा फिर से अपनी आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद अंतरा के मंत्र पूरे होते हैं और वो अपना हाथ पीछे ले लेती है। ये देखकर रेयांश भी ऐसा ही करता है। अंतरा उस यंत्र को देखते हुए कहती है, क्या तुम हमारे सवालों के जवाब दे सकते हो? अंतरा के ऐसा कहते ही उस यंत्र से निकुंज की आवाज आती है, तुमने मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। निकुंज की आवाज सुनकर विराज शॉक रह जाता है। वो हैरानी के साथ कहता है, क्या ये निकुंज? अंतरा उसकी बात बीच में काटते हुए कहती है, नहीं, ये निकुंज की आत्मा नहीं है। ये उसका बनाया यंत्र है। तांत्रिक हमेशा अपने साथ ऐसा जरूर कुछ रखते हैं जो किसी भी मुसीबत में उसकी मदद कर सके। निकुंज ने इसे उसी वक्त के लिए बनाया था। विराज कहता है, तो फिर इस चीज ने उसे बचाया क्यों नहीं?
अंतरा जवाब देती है, वो तो सिर्फ तुम बता सकते हो। तुमने ही निकुंज को मारा था ना, तो तुमने ये कैसे किया? ये सुनकर विराज खामोश हो जाता है। उसे उस रात की बात याद आती है जिस रात निकुंज की मौत हुई थी। विराज खुद भी नहीं समझ पाया था कि उस रात निकुंज को किसने मारा था। विराज यही सोच रहा था, तभी रेयांश कहता है, जल्दी करो, हमारे पास वक्त कम है। अंतरा उस यंत्र को देखते हुए आगे कहती है, क्या तुम जानते हो कि निकुंज की मौत कैसे हुई? उस यंत्र से आवाज आती है, नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन जिसने भी उसे मारा है वो बहुत ताकतवर है। निकुंज को मारना नामुमकिन था। यहाँ तक कि युवराज और समायरा मिलकर भी ऐसा नहीं कर पाए थे। ये सुनकर वो तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रेयांश उस यंत्र को देखते हुए कहता है, तुम उस साय के बारे में क्या जानते हो जो उस कुएं में है? उस यंत्र से आवाज आती है, वो एक अतृप्त प्रेत है जिसे किसी ने उन अघोरियों से मुक्त किया है जहां सालों तक उसे कैद रखा गया था। रेयांश आगे कहता है, निकुंज उस प्रेत को कैसे जानता था? उस यंत्र से आवाज आती है, वो दोनों ही युवराज की पत्नी सुहानी को अपने मकसद के लिए पाना चाहते थे। एक रात निकुंज जब जंगल में अपना शिकार ढूंढ रहा था, तब उसने पहली बार उस प्रेत को सुहानी के साथ देखा था। दोनों को किसी भी कीमत पर सुहानी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने आपस में समझौता कर लिया। इसके बाद वो दोनों मिलकर युवराज के खिलाफ हो गए। एक रात युवराज ने कुछ सिद्ध अघोरियों की मदद से उस प्रेत को कैद कर लिया और उसे हिमालय भेज दिया। इसके बाद समायरा ने निकुंज की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया और अपनी तंत्र शक्ति से उसे भी कैद कर लिया। इसी तरह कई सालों तक वो दोनों कैद में रहे, फिर उन्हें किसी ने आज़ाद कर दिया। विराज फौरन कहता है, लेकिन ये प्रेत किसकी आत्मा है और वो यहाँ किस मकसद से आया है? उसे मॉम क्यों चाहिए थी? ये कहते हुए विराज को बहुत बेचैनी हो रही थी। वो जानता था कि उसकी मॉम के बाद उस साय की नज़र अब उसकी बहन पर है। उस यंत्र से आवाज आती है, ये 1000 साल पुरानी आत्मा है जो मारीच की वजह से इस सदी तक आ गई है। ये सुनकर अंतरा, विराज और रेयांश चौंक जाते हैं। रेयांश कहता है, क्या तुम हमें शुरू से बता सकते हो कि ये किसकी आत्मा है और ये सब शुरू कैसे हुआ? उस यंत्र से आवाज आती है, ये संग्राम की आत्मा है जो 1000 साल पहले बीकानेर में रहता था। अंतरा क्यूरियस होकर कहता है, बीकानेर मतलब राजस्थान? अगर ये राजस्थान में रहता था तो इसकी आत्मा सालों से शिमला में क्या कर रही है? उस यंत्र से आवाज आती है, ये जानने के लिए तुम्हें आज से 1000 साल पहले जाना होगा। उस वक्त राजस्थान में राजपूतों का शासन हुआ करता था। उस समय बीकानेर में एक लड़का था, उसका नाम था संग्राम सिंह। संग्राम एक 21 साल का लड़का था। संग्राम के पिता रंजीत सिंह बीकानेर की सेना में थे, लेकिन संग्राम अपने पिता से अलग था। पिता से ही नहीं, वो तो हर आम इंसान से अलग था। वो बचपन से ही अपने उम्र के लोगों से दूर रहता था और किसी खोज में लगा रहता था। जब वो 15 साल का हुआ, उसकी मुलाकात एक अघोरी से हुई। संग्राम उस अघोरी से बहुत प्रभावित हुआ और फिर उसने उस अघोरी से तंत्र शिक्षा लेना शुरू कर दिया। संग्राम शुरू से ही बहुत होनहार था। उसने सारी तंत्रा शिक्षा बहुत जल्दी सीख ली। संग्राम के गुरु उससे बहुत खुश रहते थे। वो जितना संग्राम से कहते, संग्राम उससे कहीं ज्यादा सिद्धियों के लिए मेहनत करता। संग्राम के माता पिता ने उसे इस दिशा में जाने से टोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन संग्राम नहीं माना। अंत में थककर उन्होंने भी अपने कदम पीछे ले लिए। कुछ ही सालों में संग्राम सिंह एक पूर्ण अघोरी बन गया था, लेकिन वो दिखने में एक आम इंसान ही था। संग्राम अपनी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कई तरीके आजमाता था। एक दिन की बात है, संग्राम बीकानेर के एक तालाब के अंदर अपनी साधना में बैठा था। वो पूरी रात से पानी में ही था। उसने अपनी सांसों पर काबू कर लिया था। उस वक्त संग्राम की आंखें बंद थी और वो अपने ध्यान में लगा था। वैसे तो ऐसी कोई चीज नहीं थी जो संग्राम का ध्यान भटका सकती थी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि पहली बार संग्राम का ध्यान से टूट गया। संग्राम पानी के अंदर बैठे ध्यान कर ही रहा था, तभी जोर से छपाक की आवाज आई। वो आवाज संग्राम के ठीक ऊपर से आई थी। उस आवाज के साथ संग्राम का ध्यान टूट गया और अगले ही पल पानी के अंदर उसकी गोद में एक लड़की आकर गिरी। अपना ध्यान भंग हो जाने की आवाज से संग्राम बहुत गुस्से में आ गया। संग्राम उसी वक्त उस लड़की को श्राप देने वाला था। श्राप देने के लिए जब संग्राम ने अपनी गोद में उस लड़की के चेहरे को देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी गोद में उस वक्त एक बहुत सुंदर लड़की गिरी थी। उस लड़की को देखते ही संग्राम की नजरें उस पर आकर रुक गई और वो एकटक उस लड़की को देखने लगा। एपिसोड 307। अब आगे। संग्राम उस लड़की को श्राप देने ही वाला था, तभी उसकी नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी।
उसकी लड़की को देखने के बाद संग्राम की नज़र उस पर जाकर रुक गई। उसने देखा कि उसकी बाहों में सफ़ेद कपड़े पहने एक बहुत खूबसूरत लड़की है। उस लड़की का रंग दूध की तरह गोरा था और पानी के अंदर उसके बाल लहरा रहे थे। उस लड़की की आंखों में डर था और वो हड़बड़ाते हुए अपने आसपास देख रही थी। संग्राम ने कभी इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी, वो तो उस लड़की की खूबसूरती में खो गया था। दूसरी तरफ उस लड़की को अब सांस लेने में परेशानी हो रही थी, इसलिए वो संग्राम की बाहों से छूटने की कोशिश कर रही थी। संग्राम को उस वक्त किसी चीज का होश नहीं था, वो बस एकटक उस लड़की को देख रहा था। तभी संग्राम को अपनी पीठ पर तेज दर्द हुआ और उसी वक्त उसकी पकड़ उस लड़की से छूट गई। संग्राम से छूटते ही वो लड़की पानी से बाहर निकल गई। संग्राम को समझ नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। जब वो अपना हाथ अपनी पीठ पर ले गया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। संग्राम की पीठ पर एक खंजर लगा था। संग्राम ने अपने हाथ से उस खंजर को निकाल दिया और मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ याद आया और वो भी उठकर पानी से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने जब अपने आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। ये देखकर संग्राम के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसी शाम एक लड़की एक बड़े के महल की छत पर थी। वो छत पर खड़ी रेगिस्तान को देख रही थी। ये वही लड़की थी जो सुबह संग्राम की गोद में गिरी थी। वो लड़की उस सुनसान रेगिस्तान को देखते हुए कुछ सोच रही थी। तभी उसे पीछे से एक अनजानी सी आवाज़ सुनाई देती है, तुम्हें इस तरह वहां से जाना नहीं चाहिए था। उस आवाज़ को सुनकर वो लड़की फौरन पीछे मुड़ जाती है। उस लड़की के सामने छत पर संग्राम खड़ा था। संग्राम को वहां देखकर वो लड़की हैरान रह जाती है। वो फौरन अपना तलवार उठाकर संग्राम की तरफ करते हुए कहती है, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? इस वक्त उस लड़की की आंखों में गुस्सा था। गुस्से में संग्राम को वो लड़की और भी खूबसूरत लग रही थी। संग्राम उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? संग्राम की बात सुनकर उस लड़की के आंखों का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो कहती है, तुम मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। संग्राम अब चलकर उस लड़की की तलवार के ठीक सामने आ गया था। संग्राम कहता है, चलो उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन ये तो बताओ कि तुम पानी के अंदर मेरी गोद में आकर क्यों गिर गई? संग्राम का सवाल सुनकर वो लड़की थोड़ा घबरा जाती है और घबराहट में अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहती है, वो मेरे पीछे एक जंगली जानवर पड़ गया था, इसलिए। ये सुनकर संग्राम के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहता है, ठीक है, तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वो लड़की चौंक जाती है और संग्राम से कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं? संग्राम उसी मुस्कान के साथ कहता है, मैं और भी बहुत कुछ जानता हूँ, राजकुमारी गायत्री। वो लड़की आगे बढ़ती है और उस तलवार को संग्राम की गर्दन पर रखकर कहती है, यहाँ बिना मेरी अनुमति के आने वाले को सजा मिलती है। संग्राम गायत्री की आंखों में देखते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे इससे सजा दोगी? संग्राम के ऐसा कहते ही गायत्री की नज़र अपने हाथ पर जाती है। सामने देखकर वो हैरान रह जाती है। कुछ ही पल पहले जिस हाथ में तलवार था, अब उस हाथ में फूलों की एक माला थी। ये देखकर गायत्री घबरा जाती है और अपने कदम पीछे ले लेती है। संग्राम आगे बढ़ते हुए गायत्री के करीब आ जाता है। अब गायत्री को संग्राम से डर लग रहा था। संग्राम अपने हाथ की उंगलियों से गायत्री के गाल को सहलाते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं इंतजार करूंगा तुम्हारी सहमति का। संग्राम को इतने करीब से देखकर गायत्री बहुत घबरा जाती है और डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। संग्राम के छूने से उसे एक अजीब सा नकारात्मक एहसास हो रहा था। कुछ देर बाद गायत्री को वो एहसास होना बंद हो जाता है। गायत्री अपनी आंखें खोलती है और अब उस छत पर उसके अलावा और कोई नहीं था। ये देखकर गायत्री एक चैन की सांस लेती है। अब उसे समझ आ गया था कि जो शख्स कुछ देर पहले उसके सामने था, वो कोई आम आदमी नहीं था। गायत्री को ये भी याद था कि संग्राम उसे पानी के अंदर मिला था। उसे पहले ही ये बात बहुत अजीब लग रही थी, लेकिन अब उसे कुछ कुछ समझ आने लगा था। इसके बाद से सिलसिला आम हो गया। हर शाम संग्राम छत पर आकर गायत्री से मिलता। ना चाहते हुए भी गायत्री को संग्राम से मिलना पड़ता था। शुरू में जब गायत्री से संग्राम से बचने की कोशिश की थी, तो गायत्री को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। संग्राम गायत्री के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता था। वो बस शाम को छत पर आता, उसे देखता और फिर चला जाता। भले ही संग्राम गायत्री को नुकसान नहीं पहुंचाता था, लेकिन उसके बर्ताव से हर दिन गायत्री के मन में उसके लिए डर बढ़ता जा रहा था। जो कोई अनजाने में भी गायत्री को संग्राम से मिलने से रोकता, अगले ही पल उसकी दर्दनाक मौत हो जाती।
गायत्री समझ गई थी कि वो अब एक खतरनाक आदमी के चंगुल में फंस चुकी है। गायत्री चाहकर भी किसी को इस बारे में बता नहीं पा रही थी। उसे पता था कि अगर किसी ने सच जानकर गायत्री को बचाने की कोशिश की तो वो भी जिंदा नहीं बचेगा। इसी तरह वक्त गुजरता गया। एक शाम संग्राम गायत्री के महल की छत पर आया, लेकिन उस शाम गायत्री छत पर नहीं थी। ये देखकर संग्राम को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में महल के अंदर चला गया। महल में किसी अनजान आदमी को देखकर सारे पहरेदारों से संग्राम को रोकने की कोशिश की, लेकिन सबका एक ही अंजाम हुआ। जो कोई भी संग्राम के थोड़े भी करीब जाता, उसकी आंख, नाक, कान, मुंह से खून की धार बहने लगती और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती। इससे संग्राम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो गुस्से में बस आगे बढ़ता जा रहा था। उस पूरे महल में गायत्री नहीं थी और वहां लोगों की लाशें इधर उधर पड़ी हुई थी। संग्राम ने उस महल में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा था। गायत्री को वहां ना पाकर संग्राम गुस्से से चीखते हुए कहता है, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर ढूंढकर ही रहूंगा। तुम वही हो जिसके बारे में मेरे गुरु ने मुझे बताया था। तुम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाओ, लेकिन मैं तुम तक पहुंचकर ही रहूंगा। कुछ दिनों बाद, रात का वक्त था। देहरादून में चारों तरफ बर्फ की परत फैली हुई थी। उस बर्फ पर जब चांद की रोशनी पड़ रही थी तो पूरा देहरादून चांदी की तरह चमक रहा था। वहीं एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसके अंदर से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। उस झोपड़ी में एक सादी सी साड़ी पहने एक लड़की अपने बाल बना रही थी। वो काफी खुश लग रही थी। वो लड़की गायत्री थी। उस झोपड़ी में कोई और भी था जो गायत्री को बड़े प्यार से देख रहा था। वो गायत्री की उम्र का ही एक लड़का था। उस लड़के को इस तरह खुद को देखते पाकर गायत्री शर्माते हुए कहती है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो लड़का कहता है, क्या मैं अपनी पत्नी को देख भी नहीं सकता? गायत्री कहती है, अभी हमारी शादी को वक्त है। पिछले 18 सालों से हम जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं उसे पूरा होने में अभी 10 दिन बाकी है। वो लड़का कहता है, जैसे इतने साल बीत गए वैसे ही ये 10 दिन भी बीत जाएंगे। उस लड़के की बात सुनकर गायत्री के चेहरे पर शिकन आ जाती है। वो परेशान होते हुए कहती है, अब पहले जैसी बात नहीं है। मेरे पीछे अब वो पड़ा है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझे ढूंढ रहा होगा। अगर 10 दिन पूरा होने से पहले वो आ गया तो। गायत्री की बात सुनकर वो लड़का भी परेशान होने लगता है, लेकिन वो अपनी परेशानी छुपाते हुए कहता है, तुम डरो मत, मैं यहाँ हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ गलत नहीं होगा। ये कहकर वो लड़का गायत्री को गले से लगा लेता है। उस लड़की की बाहों में आते ही गायत्री अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगती है। कुछ ही देर बाद गायत्री को अचानक से उस लड़के की एक तेज सांस महसूस होती है। गायत्री को किसी अनहोनी का एहसास होता है और वो उस लड़के से अलग हो जाती है। वो देखती है कि उस लड़के की आंखें भर आई थी और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। गायत्री की नज़र फौरन नीचे जाती है। नीचे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बाहर आ जाती है। उस लड़के के पेट में एक बड़ा सा खंजर था। ये देखकर गायत्री के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उस लड़के के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, विक्रम, क्या हुआ आपको? ये कैसे? गायत्री इतना ही कह पाई थी, तभी वो लड़का एक झटके हवा में पीछे जाता है और दूर जाकर गिर जाता है। ये देखकर गायत्री उस लड़के की तरफ भागती है। तभी गायत्री को एहसास होता है कि वो आगे नहीं जा पा रही है और किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया है। ऐसा होते ही गायत्री की घबराहट और भी बढ़ जाती है। वो इस छुअन को अच्छे से पहचानती थी। गायत्री फौरन पीछे मुड़कर देखती है, वहां संग्राम खड़ा था। संग्राम के चेहरे पर इस वक्त गुस्से के साथ एक मुस्कान भी थी। संग्राम उसी मुस्कान के साथ गायत्री से कहता है, काफी दिन हो गए हैं तुम्हें घर से बाहर गए हुए, अब वापस चलो। वैसे तो ये कहते हुए संग्राम के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन गायत्री अच्छे से समझ रही थी कि संग्राम उसे चेतावनी दे रहा है। गायत्री खुद को संभालते हुए कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। संग्राम कहता है, कैसी शर्त? गायत्री कहती है, तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो ना, तो पहले तुम्हें विक्रम को ठीक करना होगा। गायत्री की शर्त सुनकर संग्राम की मुस्कान और बढ़ जाती है। वो विक्रम की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, जैसा तुम चाहो। विक्रम के ऐसा कहते ही उस जंगल में एक लड़के की चीख गूंजने लगती है। वो चीख विक्रम की थी। विक्रम के पूरे शरीर से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा शरीर कट गया हो और हर एक हिस्से से खून बाहर बह रहा हो। विक्रम दर्द से छटपटाते हुए चीख रहा था। आगे की स्टोरी अगले एपिसोड में।